शांत की कार हैप्पी ग्रिल मोर रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। चाहत, तन्वी, वृशिका, श्रेया, गुड्डी और निशान कार से बाहर निकले। वो सभी पार्किंग एरिया में मौजूद लिफ्ट से ही उस लग्जूरियस रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद एंट्री गेट के सामने पहुंचे। निशांत ने पहले से ही सभी के लिए टेबल बुक करवा दी थी। सभी टेबल के पास पहुंचे और चेयर्स पर जाकर बैठ गए। उन्होंने वेटर को खाने का ऑर्डर दिया और फिर सभी आपस में बात करने लगे। तभी वृशिका ने चाहत और तन्वी को बताया कि बहुत जल्द निशांत और श्रेया की एंगेजमेंट और उसके कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली है, वो भी राजस्थान में। चाहत ने श्रेया को छेड़ते हुए उससे पूछा, आय हाय मिस फैशन डिजाइनर, मतलब अब तो तुम्हारे ससुराल वालों को डिजाइनर कपड़ों पर खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे उनके लिए ये सब खर्चे तो चिल्लर के बराबर होते होंगे ना, लेकिन अब तो उनके ये चिल्लर भी बच जाएंगे। फैशन डिजाइनर बहू जो आने वाली है उनके घर में, जो उन सभी के सारे कपड़े डिजाइन करेगी। वैसे अगर उनके और 2-3 बेटे हो तो मजा आ जाता। उनके लिए भी वो सभी तुम्हारी जैसी कोई डिजाइनर बहू ले आते। एक के लिए तो ज्वेलरी डिजाइनर करने वाली बहू और दूसरे के लिए फुटवेयर डिजाइन करने वाली। कितनी अच्छी जोड़ी जमती तीनों बहुओं की, और साथ साथ तुम्हारे ससुराल वालों का खर्चा भी कम हो जाता। तभी वो बड़े शान से सभी से कहते, हमारी बहुएं तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। उनकी बात सुनकर श्रेया ने चिढ़कर उसे घूरा और वही बाकी के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर चाहत मुस्कुराते हुए उससे बोली, अरे यार मैं तो इसीलिए कह रही थी क्योंकि एक बार दादी ने बताया था चौहान फैमिली के बारे में। सुना है बहुत ही रिच लोग हैं वो सभी। अभी भी बिल्कुल पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की तरह बड़े बड़े महलों में रहते हैं। उनके घर की सभी औरतें पूरे समय महंगे महंगे कपड़े और गहनों में लदी रहती हैं। वैसे श्रेया, इसका मतलब ये है कि अब आप कपूर फैमिली की ही नहीं बल्कि पूरे जोधपुर शहर की प्रिंसेस बनने जा रही हैं। क्यों कुणाल भंवरसा की होने वाली भवरानी सा? चाहत की बात सुनकर श्रेया हंसते हुए बोली, क्या बात है मैडम, तुम्हें भी पता है राजस्थानी शब्दों के बारे में? चाहत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हम भी रख लेते हैं। तभी चाहत निशांत से मजाक करते हुए बोली, निशांत जी अब तो मुझे आप पर पूरा डाउट हो रहा है कि आप दिन भर ऑफिस से आने के बाद कॉल पर बिजी रहने का बहाना बनाते हैं सबके सामने। असल में तो आप दिन भर अपनी फ्यूचर बॉस की ड्यूटी करने में बिजी रहते हैं कॉल पर। आपको पता नहीं है मोबाइल को दिन भर यूज नहीं करना चाहिए। निशांत कुछ कहता उससे पहले ही तन्वी सबसे बोली, हाँ सुनो सुनो, आज से चाहत देवी ने सभी को ज्ञान देना शुरू कर दिया है। अब से इनकी ज्ञान भरी बातें कोई इग्नोर करने की सोचना भी मत। वैसे कोई इन देवी से पूछो कि अपने सेलफोन का कैसे यूज करती हैं। फिर तन्वी अपने चेहरे को अपने एक हाथ पर टिकाए चाहत को देखते हुए बोली, सब तेरी तरह थोड़ी होते हैं जो मोबाइल को पूरे दिन टीवी समझकर यूज करते हो। मोबाइल का यूज कॉल करने के लिए और कॉल रिसीव करने के लिए किया जाता है, समझी मेरी चटोरी? चाहत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए चिढ़कर उससे कहा, तन्वी की बच्ची, तूने मुझे फिर से चटोरी कहना शुरू कर दिया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तन्वी ने उससे कहा, सच ही कहा है मैंने। सेलफोन पर बस तू पूरे दिन खाने की वीडियोस ही देखती रहती है और फिर दूसरों से वही चीजें बनाने की फरमाइश करती रहती है। कसम खाकर कह दे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तन्वी की बात सुनकर सभी चाहत को देखते हुए हंसने लगे और वहीं चाहत ने तन्वी को अपनी तीखी नजरों से घूरा और अपने सामने टेबल पर पड़े पेपर नैपकिन को बुरी तरह से क्रश करके उसने उस पेपर नैपकिन की बॉल बनाई और सीधा तन्वी पर फेंक दी। तन्वी जल्दी से साइड हो गई, जिससे वो पेपर बॉल सीधा सामने वाली टेबल पर बैठे आदमी की पीठ पर जाकर लगी। चाहत ने जब ये देखा तो उसकी आंखें घबराहट से फैल गईं। तन्वी ने भी पीछे पलटकर देखा तो उसका मुंह भी हैरानी से खुल गया। उस आदमी को जब खुद पर पेपर बॉल का वार महसूस हुआ तो उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाकर देखा। उस आदमी ने जैसे ही पीछे देखा तब चाहत ने मासूम सा फेस बनाते हुए अपना एक कान पकड़ लिया और धीरे से उस आदमी को सॉरी बोला। उस आदमी ने जब चाहत को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर उसने चाहत को एक बड़ी स्माइल देते हुए अपनी आंखों की दोनों पलकें झपका दी, जिससे चाहत को पता चल गया कि उसने उसे इट्स ओके कहा है। उसके बाद चाहत और तन्वी ने एक गहरी सांस ली। ये सब होते हुए ना तो निशांत ने देखा और ना ही गुड्डी, श्रेया और वृशिका ने, क्योंकि वो सभी उस वक्त अपने अपने सेलफोन में कोई मैसेज रीड करने में बिजी थे। तभी निशांत ने वृशिका, श्रेया और गुड्डी से कहा, ग्रुप में रिवान भाई का मैसेज रीड किया ना तुम लोगों ने? श्रेया बोली, हाँ, मतलब रिवान भाई दादी के बर्थडे पर एक ग्रैंड पार्टी रखने वाले हैं, वो भी हमारे लोनावला वाले विला में। हुर्रे, कितना मजा आएगा उस दिन। तभी वृशिका बोली, वो तो आएगा ही, ऊपर से दादी कितना खुश भी हो जाएंगी। उस दिन रोहन, रिवान, शान और निहाल भी पार्टी में मौजूद होंगे।
और यही दादी के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब वो सभी दादी के साथ घर पर पूरा 1 हफ्ता रहेंगे। तभी निशांत बोला, चलो फिर जल्दी से डिनर करके घर चलते हैं और घर पर जाकर प्लानिंग करते हैं कि दादी को उनके बर्थडे पर हम सभी क्या गिफ्ट दें। तभी चाहत बोली, मैंने तो पहले से ही सोच लिया है कि मैं दादी को क्या गिफ्ट दूंगी, लेकिन मैं आप सभी के साथ मिलकर भी गिफ्ट दूंगी। तन्वी बोली, हाँ चलो सभी जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि हम सभी के पास सिर्फ 1 हफ्ता है गिफ्ट तैयार करने के लिए। फिर सभी ने हाँ में सर हिलाया और अपने खाने का ऑर्डर आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद उन सभी का डिनर टेबल पर लग गया और वो सभी जल्दी जल्दी खाना खाकर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे। लेकिन वहीं पर कोई और भी था जो उन सभी पर पूरी नजर रखे हुए था, खासकर चाहत पर। वही कपूर विला में दादी, कीर्ति जी और प्रशांत जी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। कीर्ति जी उन दोनों से बोली, बच्चे अभी घर पर नहीं है तो कितना सूना सूना लग रहा है ना ये घर। दादी अपने हाथ में पकड़े हुए चम्मच में चावल भरते हुए उनसे बोली, सही कहा कीर्ति, वैसे वो सभी अभी थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे, बस अब कल रोहन, रिवान, निहाल और शान भी आ जाएं। तभी कीर्ति जी दादी से बोली, वैसे माँ आपके पास जयश्री मासा का कॉल आया था क्या? दादी बोली, नहीं अभी तक तो नहीं आया, शायद किसी काम में बिजी होंगी। फिर दादी प्रशांत जी से बोली, प्रशांत मैं सोच रही हूँ कि कल सुबह मैं चाहत को हमारे वर्सोवा वाले एनजीओ में ले जाऊं, ताकि वो वहाँ की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले। उसने ऋषिकेश वाले एनजीओ को भी शुचिता के साथ बहुत अच्छे से संभाला था और सभी वहाँ के बच्चे उसे बहुत पसंद भी करते हैं। वैसे भी यहाँ वाले एनजीओ के बच्चों को अकेले संभालना जिज्ञासा जी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। चाहत वहाँ जाएगी तो शायद वहाँ के बच्चों को संभालना भी आसान हो जाएगा उसके लिए। प्रशांत जी ने कहा, आप सही सोच रही हैं माँ, एनजीओ और अपने जॉब में वो अगर बिजी रहेगी तो उसे ऋषिकेश की याद नहीं आएगी। आज आप सभी को आए 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने देखा है तन्वी भले ही यहाँ सेटल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन चाहत की आंखों में वो खुशी मुझे नहीं दिख रही जो उसके ऋषिकेश में होने से दिखती थी। वो तो बस तन्वी और हम सबकी खातिर हंसने मुस्कुराने और बातें करने की कोशिश करती है। वो दिल से यहाँ रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तभी दादी ने उनकी बात से एग्री होते हुए लेकिन थोड़े गंभीर अंदाज में उनसे और कीर्ति जी से कहा, मैं जानती हूँ और तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि चाहत और तन्वी को यहाँ मुंबई लाना जरूरी था। मुझे भी चाहत को जबरदस्ती ऋषिकेश से यहाँ लाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वहाँ उसको खतरा था और 2 बार उस पर हमले भी हो चुके हैं। और तुम दोनों जानते हो कि वो दोनों इतनी दूर से चाहत को पूरे समय प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन दोनों के कहने पर शुचिता जी को जबरदस्ती चाहत और तन्वी को मेरे साथ यहाँ मुंबई भेजना पड़ा। दादी की बात सुनकर प्रशांत जी और कीर्ति जी ने हाँ में सर हिलाया। तभी दादी का मोबाइल रिंग हुआ। मोबाइल उन तीनों के सामने रखी कॉफी टेबल पर रखा हुआ था। दादी, कीर्ति जी और प्रशांत जी की नजर एक साथ मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम पर गई। मोबाइल की स्क्रीन पर जयश्री भाभी सा नाम लिखा हुआ फ्लैश हो रहा था। वो नाम देखते ही दादी, प्रशांत जी और कीर्ति जी चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर रिंग बजने के बाद दादी ने वो कॉल रिसीव कर लिया। जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर जिसे लोग सूर्य नगरी और नीली नगरी के नाम से जानते हैं, उसी जोधपुर रियासत के पिलवा गांव में मौजूद है चंद्र महल। रात के घने अंधेरे में भी सफेद लाइटों की रोशनी से चंद्र महल हमेशा ऐसे चमकता है जैसे ऊपर आसमान में काले बादलों के बीच चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरे हुए चमकता है। चंद्र महल जोधपुर के महाराजा सूर्य प्रताप चौहान का महल है। ये महल देखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान है। ये महल पूरे राजस्थान में चंद्र महल के साथ साथ नीले महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस महल की बाहरी दीवारें पूरे नीले रंग से रंगी हुई हैं। इस महल की सारी दीवारों का इंटीरियर राजस्थानी कलाकृतियों की बनावट और फूल पत्तियों और लताओं की बनावट से डिजाइन किया गया है और यहाँ की दीवारों पर नीले रंग का ही ज्यादातर इस्तेमाल किया गया है। चंद्र महल, रात का समय। महल के आलीशान से लिविंग रूम में मौजूद बड़े से शीशे के झूमर नीचे महारानी जयश्री प्रताप चौहान सोफे पर बैठे कविता दादी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। पूरी बात करने पर उन्होंने कॉल कट किया और चेहरे पर शांति के भाव लाते हुए एक गहरी सोच में डूब गई। तभी एक नौकर उनके सामने आकर सर झुकाए खड़ा हो गया, जिससे वो अपनी गहरी सोच से बाहर आई। जयश्री चौहान ने जब अपने सामने खड़े नौकर को देखा तो वो इस महल का सबसे वफादार नौकर जसवंत था।
जो दाता हुकुम सूर्य प्रताप चौहान का सबसे खास आदमी था। जसवंत ने उनसे कहा, हुकुम हुकुम दाता हुकुम थाने आपना कमरे में बुलावे से। वे बोलिया, बाने था से घड़ी से जरूरी बात करनी से। जयश्री चौहान ने कहा, ठीक है आप जाइए, हम आते हैं। उनकी बात सुनकर जसवंत ने अपना सर हल्के से हिलाया और वहां से चला गया। फिर जयश्री चौहान सोफे से उठी और दाता हुकुम से बात करने रूम की तरफ जाने लगी। जयश्री चौहान जब कमरे के अंदर पहुंची तब दाता हुकुम बेड से हेड से सर टिकाए आराम से बेड पर बैठे थे। उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। जयश्री चौहान सीधा जाकर उनके पास बैठ गई और उनके पैरों को अपने हाथों से दबाने लगी। तभी दाता हुकुम ने अपनी दोनों आंखें खोली और वो जयश्री चौहान की तरफ देखते हुए उनसे बोली, ठाकुरानी सा, तो आप फिर से उसी बात के लिए परेशान हो रही हैं? जयश्री ठकुराइन बोली, क्यों परेशान न हो ठाकुर सा, आपकी लाडली ने जिद पकड़ ली है कि वो हमारी लाडो का हक छीन कर रहेगी। आप ही बताइए क्यों भूमि बाई सा बार बार कविता भाभी सा को कॉल करके तान्या लाडो और रोहन बन्ना की शादी के बारे में बात करती है, बल्कि वो अच्छे से जानती है कि रोहन बन्ना की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी बड़ी पोती इच्छा के साथ ही होगी। और ये बात सभी जानते हैं कि हमारे सबसे बड़े बेटे रिक की आखिरी इच्छा थी। तभी दाता हुकुम ने उनका हाथ प्यार से अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें समझाते हुए बोले, ठाकुरानी सा, आप चिंता मत करिए, रोहन बन्ना बच्चे नहीं रहे हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब वो ही तय करेंगे कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, तानिया लाडो से, इच्छा लाडो से या फिर किसी और से, और उनका फैसला हम पूरी तरह से मानेंगे। तान्ही जयश्री ठकुराइन ने जल्दी से अपना हाथ उनके हाथ से झटकते हुए थोड़े गुस्से से कहा, नहीं ठाकुर सा, रोहन बन्ना की शादी सिर्फ और सिर्फ हमारी लाडो इच्छा से ही होगी और वो दिन भी जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि अगले साल हमारी लाडो पूरी 24 साल की होने वाली है और वो जल्द ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास, हम सभी के पास यहाँ इस महल में रहने आने वाली है। और हमारे होते हुए रोहन बन्ना हमारी इच्छा लाडो के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते। जयश्री ठकुराइन सा को इतना गुस्से में देखकर दाता हुकुम ने कहा, अच्छा ठीक है, इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। हमने आपको यहाँ बहुत जरूरी बात के लिए बुलाया है। जयश्री ठकुराइन सा हैरानी से उन्हें देखते हुए बोली, कैसी बात ठाकुर सा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? दाता हुकुम ने बड़े गंभीर लहजे से कहा, हम सभी को थोड़े दिनों बाद मुंबई जाना होगा, क्योंकि अब समय आ गया है जब लोगों के सामने कई सच्चाई खुलने वाली है, क्योंकि अब उन सभी का वापस लौटने का वक्त आ गया है और उनके लौटते ही हमारा बरसों पुराना वचन भी पूरा करने का समय भी आ जाएगा, जिसके लिए इच्छा लाडो को यहाँ आना ही होगा। दाता हुकुम की बात सुनकर जयश्री ठकुराइन सा को जितनी खुशी हुई थी, वो इस बात से उतनी ही परेशान भी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में चाहत, तन्वी, श्रेया, गुड्डी और निशांत कपूर विला में पहुंच गए थे। वृषिका को कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए उसे घर जाना था। इसीलिए वो सभी पहले घर ड्रॉप करके ही कपूर विला लौटे थे। वो सभी लिविंग हॉल में बैठकर दादी के बर्थडे गिफ्ट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी वहाँ दादी, कीर्ति जी और प्रशांत जी भी आ गए और उन सभी के साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी प्रशांत जी ने निशांत को देखते हुए पूछा, मैं तुमसे पहले पूछ नहीं पाया था, तो अब बताओ, तुम और चाहत दोपहर में इतनी जल्दी क्यों आ गए थे? निशांत ने उनके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो इसीलिए कि हम होटल से सीधा घर पर ही आ गए थे। प्रशांत जी थोड़े हैरान होकर बोले, अरे तुम दोनों तो कपूर इंडस्ट्रीज भी तो जाने वाले थे, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं गए तुम दोनों वहाँ? निशांत ने चाहत की ओर देखते हुए प्रशांत जी को जवाब दिया, जरूरत ही नहीं पड़ी पापा, क्योंकि ये मैडम तो पहले ही होटल मैनेजर के साथ सेटिंग करके बैठी थी, तो उस मैनेजर ने इसे कहीं और जाने ही नहीं दिया। निशांत की बात सुनकर तन्वी हैरान हो गई और घूरते हुए चाहत से बोली, क्या, ये कब हुआ? तू इस होटल के मैनेजर से कब मिली? और मिली तो मिली, मुझे क्यों नहीं बताया? तू मुझसे बातें भी छुपाने लग गई है। चाहत ने जल्दी से कहा, अरे मैं तो ऋषिकेश में मिली, तू भी तो मिली थी उससे। दरअसल हुआ ये था कि चाहत ने होटल में जाकर तन्वी को बस यही बताया था कि वो वहाँ वृष्टिका से मिली थी, क्योंकि वो भी वहीं काम करती थी और उसने ही इसका इंटरव्यू लिया था। लेकिन वो ये बताना भूल गई थी कि वृषिका उस होटल की मैनेजर है। और जिस तरह से निशांत ने मैनेजर के साथ सेटिंग करने वाली बात कही थी, उससे तन्वी कुछ और ही समझ बैठी थी। चाहत आगे कुछ कहती,
तन्वी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, झूठ मत बोल चाहत, मैं किसी से नहीं मिली थी और ना ही तूने मुझे किसी से मिलवाया। तू इतनी बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। चाहत तन्वी के पास आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अरे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं तुझसे छुपाऊं, और मैंने तो तुझसे कुछ छुपाया ही नहीं। तन्वी ने उसे बोलने से रोकते हुए कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ, क्यों होगी तेरे लिए ये इतनी बड़ी बात, अब तो मैं हूँ ही कौन तेरी। उसके ये कहने पर चाहत को थोड़ा गुस्सा आ गया। तन्वी अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोली, अगर मुझे बताने की तू जरा सी भी जरूरत नहीं समझती तो बता देना कि तुम दोनों का शादी करने का कब का प्लान है, वो ही मेरे लिए काफी होगा। चाहत और वहाँ बैठे सभी लोग उसके मुंह से शादी की बात सुनकर चौंक गए।